Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of December 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 दिसंबर 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर के महीने का जो मंथली करंट अफेयर का वीडियो है ये मैंने अपलोड कर दिया है। नवंबर के महीने में जितने भी करंट अफेयर थे, चाहे वो पॉलिटी के हों, इकोनॉमी के हों, हिस्ट्री के हों, ज्योग्राफी के हों, सभी आर्टिकल्स को इसी वीडियो के अंदर कवर करा गया है। तो इस वीडियो को जाकर आप लोग देख सकते हो, इसका लिंक मैंने यहाँ पर आपको इसी चैनल पर दे दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे नीचे की साइड आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसको भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो अब हमारे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तीनों महीने के कंपाइलेशन के वीडियो भी अवेलेबल हैं। साथ ही साथ इन तीनों महीने के जो एक तरीके से पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। इनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास स्टोर करके रखना, डेफिनेटली ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कोको चैनल को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2015 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी सा है, हमने काफ़ी बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, बहुत आराम से इसको आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चर्चा की गई है H1N1 वायरस के बारे में। तो H1N1 वायरस हम लोग को देख पाते हैं कि लगातार न्यूज़ में ये देखने को मिलता है। तो ये वायरस जो है बेसिकली ये कौन सी बीमारी से रिलेटेड है, कौन सी बीमारी को ये रेफर करता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए एड्स, बी बर्ड फ्लू, सी डेंगू या फिर डी स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो इसका सही आंसर बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो आकर नीचे कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली टाइप करना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो सर्च करना, डेफिनेटली आपको बहुत सारी अलग से चीज़ें जानने को मिलने वाली हैं। फिर उसके बाद आकर नीचे आप लोगों को एटलीस्ट सभी लोगों को ट्राई ज़रूर करना है इसका आंसर देने की। साथ ही साथ इसका जो करेक्ट आंसर मैंने आप लोग को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी जाकर आप लोग इसको एक बार चेक कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा हो रही है। अब क्या है, ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का एक वेरिएंट है जो कि आज के टाइम पर दुनिया भर में फैल चुका है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है दुनिया भर में। हमने देखा कि इंडिया के अंदर रिसेंटली ओमिक्रॉन के 2 वेरिएंट निकल कर आए, मतलब 2 केसेस निकल कर आए इसी वेरिएंट के। अब क्या हुआ है, वो 2 से 4 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा फ्रेश केस निकल कर आया है, एक महाराष्ट्र के अंदर निकला है और एक गुजरात के अंदर निकला है और 2 कर्नाटक के अंदर देखने को मिला है। तो टोटल ये 4 केसेस निकल कर आ चुके हैं। तो अपने आप में अब ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है, ऐसा हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आप देख पाओगे इस पिक्चर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर करी गई हैं कि आज के टाइम पर जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसको डिटेक्ट किया गया लगभग 31 कंट्रीज़ में, 31 कंट्रीज़ में यहाँ पर ये वेरिएंट फैल चुका है। अगर हम बात करें, साउथ अफ्रीका टॉप पर है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा केसेस निकल कर आ चुके हैं। देन उसके बाद यूके, घना, बोत्सवाना, यूएस, नीदरलैंड, पोर्चुगल, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद ऑस्ट्रिया, यहाँ पर आप इंडिया को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारे केसेस हम लोग देख पा रहे हैं लगातार निकल रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन कंट्रीज़ का नाम दिया गया है जहाँ पर 10 से ज़्यादा केसेस हैं। तो आप देख पाओगे अभी हमने रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स कवर करे थे जहाँ पर इन कंट्रीज़ के नाम थे, लेकिन यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ इस प्रकार के केसेस थे। लेकिन आज ये देख पा रहे होंगे आप, जो हमारे पास सोर्सेज बताते हैं कि केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर 4 केसेस मैंने आप लोगों को बता दिया, 2 कर्नाटक के अंदर डिटेक्ट किए गए हैं और 1 गुजरात के अंदर और 1 महाराष्ट्र के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर इस आर्टिकल में बताई गई हैं, बाकी इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं है ऐसा पढ़ने जैसा। ओके, बस इसके बारे में ध्यान रखना, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, एग्जाम में यहाँ पर कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ओमिक्रॉन के बारे में चर्चा की गई है। तो ओमिक्रॉन वेरिएंट को सबसे पहली बार साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट किया गया, तो आप लोगों को मालूम ही होगा। ठीक है, और आज के टाइम पर इसका साइंटिफिक नेम क्या है नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। पहले भी मैं आप लोगों से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछ चुका हूँ। ठीक है, ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में आता है, मतलब काफ़ी हद तक आप कह सकते हो खतरनाक है, चिंता वाली बात है। इसको जो ओमिक्रॉन नाम है वो WHO ने दिया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पर यही चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ये आर्टिकल और कुछ ज़्यादा इसमें खास है नहीं।
अगला आर्टिकल आप देख पाओगे, एक पिक्चर यहाँ पर शेयर करी गई है, पिक्चर और साथ ही साथ ये आर्टिकल कल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ क्या, न्यूजीलैंड के एक प्लेयर हैं अजाज पटेल। अब क्या हुआ है, इन्होंने एक तरीके से इतिहास बना दिया है। 10 के 10 विकेटें लिए यहाँ पर इन्होंने अपने टेस्ट मैच के अंदर, ठीक है, न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया में टेस्ट मैच जो हो रहा था उसमें 10 की 10 विकेटें यहाँ पर इन्होंने ली हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हो हिस्ट्री इन्होंने बना दी है। अब ये जो 10 की 10 विकेटें हैं जिसको हम लोग परफेक्ट 10 बोलते हैं, इसके अंदर इंडियन प्लेयर पहले से भी एक अनिल कुंबले, ठीक है, आपको मालूम होगा इंडियन प्लेयर है ये, इन्होंने भी यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये परफेक्ट 10 के अंदर आए हुए हैं और इन्होंने भी यहाँ पर 10 की 10 विकेटें ली हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पर एक और प्लेयर हैं जिनका नाम है इंग्लैंड के जिम लेकर। तो इन दोनों के साथ साथ अब यहाँ पर तीसरे व्यक्ति ये भी बन चुके हैं जिन्होंने यहाँ पर 10 की 10 विकेटें ली। अब क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर देखो क्या है ना, यूपीएससी को भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन जैसे आपकी बार आया था बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने आप लोग को ये बताया। आगे बढ़ेंगे उसके बाद अगले आर्टिकल पर। तो यहाँ पर एक आर्टिकल के बारे में चर्चा हो रही है जिसको हम लोगों ने कल मिस कर दिया था, आपको मालूम होगा। हो क्या रहा है, यहाँ पर एक साइक्लोन के बारे में चर्चा हो रही है जिसका नाम है जवाद। तो जवाद साइक्लोन लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पर इसकी स्पीड वगैरह कम हो चुकी है और ये जो साइक्लोन है थोड़ा सा वीकेंड, थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ नज़र आया है, ऐसे हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। क्या हुआ, यहाँ पर जो इसकी विंड की स्पीड थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, ऐसा बताया गया। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आज दोपहर तक, दिसंबर 5 नून, मतलब आज दोपहर तक हो सकता है कि ओडिशा के कोस्ट पर ये साइक्लोन हिट करे, ऐसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई हुई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई। तो साइक्लोन्स के बारे में बताया गया। अब क्या यहाँ पर जावाद के बारे में चर्चा की गई है और ये जो नाम है ये कौन सी कंट्री ने दिया है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा जो साइक्लोन के नाम है वो बहुत सारी कंट्रीज देती हैं, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मे बी शायद सऊदी अरेबिया ने नाम दिया है, इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मुझे ध्यान नहीं है, वैसे तो शायद सऊदी अरेबिया ने दिया है, एक बार इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो हमारे पास खुद टॉपिक है साइक्लोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे, मैं आप लोग को वही बताता रहूँगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहले साइक्लोन्स के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को आज जानने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं जो इंडिया के आसपास ये साइक्लोन्स हम लोग देखते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बेसिकली ये ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। ये आप देख पाओगे, ये हो गया हमारा मैप, ठीक है। अब इस मैप में अगर हम लोग देखें तो ऊपर यहाँ पर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिलेगा, नीचे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी के बीच में जो भी साइक्लोन्स आते हैं वो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना होगा, ये जो इंडिया की साइड में साइक्लोन्स आते हैं जैसे कि हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, इधर जो साइक्लोन्स आते हैं ये सब साइक्लोन्स ही कहलाते हैं। लेकिन बिल्कुल यही सेम चीज़ अगर साउथ अमेरिका की साइड में आती है तो उसको हरिकेन बोलते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। ये अगर इंडिया की साइड में देखने को मिलते हैं तो ये साइक्लोन्स ही कहलाते हैं, ध्यान से सुनना। अगर ये यही साइक्लोन इधर साउथ अमेरिका की साइड में आएंगे तो इधर ये हरिकेन कहलाता है, और यही साइक्लोन जापान और चाइना की साइड में आएगा तो इसको टाइफून कहते हैं, और यही साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया की साइड में आएगा तो इसको विली विलीस बोलते हैं। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है कि साइक्लोन जब ऑस्ट्रेलिया की साइड पर आएगा तो उसको क्या बोला जाता है, आप लोग को मालूम होगा, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर था विली विलीस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी बन जाते हैं। देन उसके बाद साइक्लोन की फॉर्मेशन की बात करें तो किस प्रकार से साइक्लोन बनता है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे जैसे कि ओशन हुआ, ओशन के अंदर यहाँ पर इवेपोरेशन होता है। अब गर्मी बढ़ी तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर इवेपोरेशन हुआ, पानी उठा ऊपर, और पानी उठने के बाद ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऊपर बादल बनते हैं और बादल बनते ही बनते यहाँ पर आप कह सकते हो नीचे फिर एक लो प्रेशर सा एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर सा एरिया ऐसे यहाँ पर इस प्रकार से एरिया बनता रहेगा, ऊपर बादल बनेंगे, इवेपोरेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। और क्या हुआ, यहाँ पर एक तरीके से ऊपर जब ये एक तरीके से जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, लेटेंट हीट को रिलीज़ करता है। लेटेंट हीट रिलीज़ होती है जिसकी वजह से आप कह सकते हो यहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन हम लोग को नज़र आता है। और यहाँ पर ये क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से फिर क्या होगा, ये लो प्रेशर एरिया और भी ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगेगा। ये लो प्रेशर एरिया बनेगा, यहाँ पर विंड बहुत बड़ी क्रिएट होती है और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा ये जो हवा है बहुत तेज़ी से यहाँ पर डेवलप हो जाती है। यहाँ पर कोरलिस फोर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब आगे का डिस्कशन है, ठीक है। तो क्या है, मैं आप लोगों को सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, तो यहाँ पर समझने के लिए काफ़ी है, तो इस वजह से मैं आप लोगों को इतनी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब लो प्रेशर एरिया बनता है तो यहाँ पर ये प्रोसेस चलता रहता है और यहाँ पर एक हवा बन के निकलती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड हो जाती है। और यही विंड आप कह सकते हो कहाँ तक जाती है, कोस्ट तक जाती है, तट तक जाती है, और इसी विंड की वजह से काफ़ी सारी तबाही देखने को मिलती है जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं।
या चक्रवात बोलते हैं। तो आप देख पाओगे साइक्लोन के अगर हम फॉर्म्स की बात करें तो बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं इसकी। एक होता है सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक, और एक होता है डिप्रेशन मतलब सबसे ज़्यादा कम खतरनाक। तो आप देख पाओगे डिप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा कम रहती है। इनफैक्ट यहाँ पर बोला गया 51 किलोमीटर्स पर आवर से भी यहाँ पर कम रहती है, इतने बराबर रहती है। उसी प्रकार से डिप्रेशन के ऊपर डीप डिप्रेशन आता है तो हवा की स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है तो हवा की स्पीड और बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद सीवर्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो हवा की स्पीड है, विंड स्पीड है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसी प्रकार से वेरी सीवर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है, और उसके बाद सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म आता है। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म के अंदर आप देख पाओगे हवा की स्पीड लगभग 222 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो यहाँ पर इमेजिन कर सकते हो कि इतनी तेज़ हवा तो मतलब सारी चीज़ें डिस्ट्रक्ट करेगी। तो यहाँ पर इसको सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म बोला जाता है कि हाँ, इस प्रकार की आंधी तूफान आया है कि यहाँ पर सब चीज़ उड़ा ले जाता है। ओके, ये क्लियर हुआ। तो अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं आगे और क्या चीज़ें। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये समझा कि कैसे बनते हैं साइक्लोन्स। उसके बाद आप लोगों ने समझा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, और यह समझा हम लोगों ने फिर उसके बाद जो साइक्लोन्स हैं उनकी कैटेगरीज क्या होती हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना। अभी जो जावा साइक्लोन है ये भी एक लो कैटेगरी का है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी जो विंड स्पीड वगैरह है वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा कम यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट बराबर में आप लोगों को एक छोटा सा आर्टिकल ये नज़र आएगा। क्या हुआ है, 5 मेंबर का जो पैनल है वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है कि हम लोग क्या करें, फार्मर्स की डिमांड्स के ऊपर यहाँ पे बातचीत करा। देखो अभी आप लोगों को मालूम होगा हमारी सरकार ने जो ये 3 फार्म लॉज है इनको विड्रॉ कर लिया है, इनको रिपील कर दिया है। लेकिन उसके बाद भी अभी यहाँ पर फार्मर्स की काफ़ी सारी मांग है। यहाँ पर सबसे पहली बात इनका कहना है आपको एमएसपी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बेसिकली, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक सेफ एंड सिक्योर यहाँ पर खेल खेलना पड़ेगा। मतलब जो एमएसपी है वो मिलती रहे फार्मर्स को, हमारे किसान भाइयों को, ये फार्मर्स का कहना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर एमएसपी से भी ज़्यादा एक चीज़ और के ऊपर जोर दिया हुआ है, वो यह है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं उनके रिगार्डिंग केसेस को लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, केसेस लॉन्च करे गए तो उन केसेस को विड्रॉ किया जाए ऐसा बताया गया। ठीक है, क्या हुआ, अभी जब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था तो उस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत सारे फार्मर्स के अगेंस्ट में केस दर्ज करे गए, तो उन केस को विड्रॉ किया जाए ऐसा यहाँ पर फार्मर्स की मांग है। इस चीज़ को यहाँ पर हमारे जो किसान भाई है वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये आपको करना पड़ेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर कितने फार्मर्स की डेथ हुई है पूरे चीज़ों के अंदर, ठीक है, उसको लेकर हमारे को डेटा चाहिए, ये भी किसान भाइयों का कहना है। लेकिन सरकार बोलती है हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे फार्मर्स की तरफ से एक जवाब आता है कि भाई बिल्कुल सरकार के पास डेटा होगा, सरकार के पास हर एक डेटा होता है, हर एक डेथ का डेटा होता है, तो हमें वो सारा डेटा चाहिए, हमें वो सारा रिकॉर्ड चाहिए, ऐसा यहाँ पर फार्मर्स ने बोला है। तो आप लोग देख पाओगे, अभी देखेंगे आने वाले टाइम पर क्या होगा। फिलहाल अभी क्या बोला, जो एक तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा इन्होंने बोला एजिटेशन, मतलब जो ये प्रोटेस्ट है लगातार कंटिन्यू रहने वाला है जब तक इनकी और भी सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो जाती हैं। तो ये चीज़ें निकल कर आती हैं इस आर्टिकल में से, और ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। और बेसिकली आज संडे है, संडे में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट देखने को मिलता नहीं है। हालांकि यहाँ पर एक आध आर्टिकल है फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन पर, तो उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही। अभी जितने छोटे छोटे आर्टिकल्स आ रहे हैं इसको भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताता हुआ चल रहा हूँ। तो आज न्यूज़पेपर एनालिसिस को थोड़ा सा जल्दी भी हम लोग समाप्त करने की कोशिश करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। नाउ यहाँ पर आता है अगला आर्टिकल, इंडिया रशिया ने मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो डिसाइड करना है AK-203 राइफल डील के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रोल देखने को मिलेगा। कल जो यूएस प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, ये 6 दिसंबर को भारत आने वाले हैं। अब यहाँ पर इंडिया आएंगे, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो समिट होगा वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन होगा, और फिर उसके बाद उस डिस्कशन करने के बाद ये तुरंत ही चले जाने वाले हैं। तो अब जब ये आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होगी, उसमें से यहाँ पर AK-203 राइफल डील के बारे में भी चर्चा होने वाली है। तो इंडिया रशिया दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ पर भारत रशिया से AK-203 राइफल खरीदेगा। ये यहाँ पे इसके अंदर कॉस्ट कितनी लगेगी, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट लगने वाली है, जहां पर हम लोग लगभग 6 लाख के आसपास ये राइफल परचेज करेंगे। ठीक है, बोला जा रहा है जो डील है ये एस्टिमेटेड बताया जा रहा है, जो अमाउंट है ये एस्टिमेटेड है, एक अंदाजा अमाउंट है कि 5,000 करोड़ रुपए तक का यहाँ पर ये डील होगा। इसको साइन करा जाएगा कल ही, जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन के साथ ही यहाँ पर इसको सेंड करने वाले हैं, साइन करने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया कि देखो ये डेफिनेटली जो राइफल है ये हमारे लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें क्या होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बहुत सारी जो राइफल्स है उसको इंडिया के अंदर बनाया जाए, और बहुत सारी राइफल्स हम लोग को डायरेक्टली रशिया देने वाला है। तो बेसिकली 6 लाख राइफल्स
राइफल्स को परचेस करने के बारे में यहाँ पर फोकस रखा गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद क्या बोला गया, इस राइफल के अंदर काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोगों की पुरानी राइफल्स है उनको रिप्लेस कर सकता है। हमारे पास अभी के लिए इंसास वाली राइफल्स हैं, लगभग यहाँ पर 30 साल पुरानी राइफल है, तो उनको रिप्लेस करने में यह मददगार रहेगी। और खासकर जो AK-203 राइफल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इजी हैं यूज़ करने के लिए, बहुत मजबूत हैं, बहुत हल्का वेट है इनका, तो इससे एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी। हमारी आर्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, हमारी आर्मी टेररिज्म काउंटर कर पाएगी आराम से, आतंकवाद वगैरह से लड़ने में बहुत ज़्यादा उनको हेल्पफुल ये होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया उस डिस्कशन के बारे में, तो क्या होगा, कल व्लादिमीर पुतिन ये आएंगे, कल ये डिस्कशन होगा 6 दिसंबर 7 दिसंबर में, काफ़ी डिस्कशन होने वाला है। प्लस यहाँ पर अभी रशिया के साथ आप कह सकते हो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट मीटिंग के साथ साथ 2+2 मीटिंग भी होगी, जहाँ पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ डिफेंस मिनिस्टर होंगे, तो इन दोनों के बीच में भी यहाँ पर एक मीटिंग होगी, तो आप लोग को ध्यान रखना है 2+2 मीटिंग रशिया के साथ होने वाली है। उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली AK-203 राइफल वाला, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू, मतलब कि यहाँ पर जो दोनों कंट्रीज़ का वेंचर है, जॉइंट वेंचर है, दोनों कंट्रीज़ मिलकर डेवलप करेंगी, ये आपको फोकस रखना है। इंडिया के अंदर बहुत सारी राइफल्स को बनाया जाएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लगभग 5 लाख के आसपास की राइफल्स को इंडिया के अंदर ही बनाने वाले हैं, यूपी के अमेठी में, ठीक है। और उसका यहाँ पर और ही जो बहुत सारी राइफल्स रहेंगी वो यहाँ पर हम लोग को रशिया देगा, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। तो अब क्या है, ये राइफल से काफ़ी सारी चीज़ें बदलेंगी, ये बार बार वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं जो मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये हम लोग कल भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये राइफल के बारे में डेफिनेटली कल भी चर्चा होगी। और उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल है, दूसरा आर्टिकल भी यही बताता है कि आप देख पाओगे जो पुतिन है ये कल विजिट पर आने वाले हैं, और विजिट पर आएंगे तो क्या डिस्कशन होगा, हम लोगों ने देखा AK-203 राइफल के बारे में डिस्कशन होगा। दूसरा डिस्कशन S-400 मिसाइल सिस्टम के होने वाला है, ठीक है। जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भी हम लोगों ने रशिया से परचेज किया है, तो इसके ऊपर दोनों लीडर्स डिस्कशन करेंगे। और बेसिकली यहाँ पर ये ऑनगोइंग, मतलब आज के टाइम पर इन मिसाइल सिस्टम को भारत रिसीव कर रहा है, रशिया ने इन मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेजना शुरू कर दिया है। उसके बाद अफगानिस्तान को लेकर चर्चा की जाएगी, अफगानिस्तान के अंदर जो भी क्राइसिस है, कि अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से हम लोग टेररिज्म वगैरह को कम कर सकते हैं, आतंकवाद के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर अंदर हम लोग किस प्रकार से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को प्रोवाइड करवा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने वाले हैं। देखो अभी हम लोग इस आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते, क्यों, इस आर्टिकल के सिर्फ प्रिडिक्शन की जा रही है, पॉसिबिलिटी है, इसके ऊपर बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर कल की बात है, कल ये मीटिंग होने दो, मीटिंग हो जाएगी तो हमारे पास सामने आ जाएंगी बातचीत की एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ है दोनों लीडर्स के बीच में, एग्जैक्टली क्या क्या डिस्कशन हुआ है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ऐसे आर्टिकल को हमेशा स्किप करा करो जब भी बातचीत करी जाती है कि हाँ मीटिंग होगी तो ये डिस्कशन होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है ऐसा कि काफ़ी बार ऐसा आता है, लेकिन अगले दिन यहाँ पर हम लोग जब मीटिंग के बाद देखते हैं तो वो सारे टॉपिक्स उसमें मेंशन नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, कल के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे परसों उस आर्टिकल को कवर किया जाएगा बहुत ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2-4 दिन में कवर किया जाएगा आर्टिकल काफ़ी अच्छी तरीके से, तो हम लोग जानेंगे उसके अंदर कि आखिरकार इन दोनों लीडर्स ने क्या डिस्कस किया है, दोनों कंट्रीज़ में क्या बातचीत हुई है। तो आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट करें। एक पिक्चर आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, इस पिक्चर के अंदर चर्चा की गई है जो शिखर रैली है वो दाल लेक पर चलाई गई है सैटरडे में। तो ये दाल लेक आखिरकार क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इस लेक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल GS पेपर 3 एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर श्रीनगर के अंदर आपको ये दाल लेक देखने को मिलेगी, और बोला गया है यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बहुत सारी लेक्स है, लेकिन यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड है। बेसिकली ये जो लेक है ये एक प्रोटेक्टेड वेटलैंड के अंदर आती है। दाल लेक की बात करें तो श्रीनगर के अंदर ये देखने को मिलती है, और श्रीनगर एक समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर का, ये भी आप लोग को मालूम होगा। ये एक अर्बन लेक है, और एक तरीके से यहाँ पे बोला जाता है सेकंड लार्जेस्ट लेक आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। इसको हम लोग लेक ऑफ फ्लड्स के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लेक ऑफ फ्लड्स क्या है, या फिर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर क्या है, मतलब यहाँ पर कश्मीर के ताज में एक तरीके से ज्वेल जो है वो क्या है, या फिर श्रीनगर ज्वेल क्या है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बन सकता है। तो तीनों ही चीज़ यहाँ पर एक ही चीज़ को बिलोंग करती हैं, वो है दाल लेक, ठीक है। दाल लेक को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेक ऑफ फ्लड्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, और तीसरा है श्रीनगर ज्वेल। तो इसके बारे में आइडिया रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल पर यहाँ पर चर्चा की गई है, म्यांमार चाहता है भारत के साथ जो एक तरीके से बॉर्डर है उसको वापस से रीओपन करें, लेकिन इंडिया कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है। इंडिया यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल अभी रुक के आराम से देखेंगे, सोचेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर बॉर्डर ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर म्यांमार चाहता है कि बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन किया जाए, खासकर जो गेट नंबर 1 है दोनों कंट्रीज़ के बॉर्डर्स के बीच में, उस गेट नंबर 1 को ओपन किया जा सकता है। और यहाँ पर इंडिया ने बॉर्डर्स को सील करा था, क्योंकि कोविड-19 इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था म्यांमार के अंदर, इस वजह से यहाँ
पर इंडिया ने इन बॉर्डर्स को सील कर दिया था। आज के टाइम पर चीज़ें वापस से सही हो रही हैं, ऐसा म्यांमार का कहना है, लेकिन इंडिया बोलता है कि अभी भी यहाँ पर चीज़ें सही नहीं है। इसकी वजह से हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अभी इन बॉर्डर्स को ओपन करने के लिए रुक के बॉर्डर्स को ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। प्लस यहाँ पर क्या होगा, बॉर्डर ओपन होगा तो व्यापार वगैरह चालू होगा, ऐसा यहाँ पर म्यांमार का कहना है। लेकिन इंडिया यहाँ पर कहता है कि बिल्कुल और भी बहुत सारे कंसर्न्स भी क्रिएट होंगे अगर यहाँ पर बॉर्डर ओपन होता है तो। ठीक है, तो जो ऑफिशियल सोर्स है यहाँ पर, तो इंडिया के थ्रू इंडिया ने कह दिया है भाई हम लोग कोई भी जल्दबाजी में नहीं, अभी बॉर्डर को खोलने के लिए बॉर्डर खोले जाएंगे, लेकिन आराम से अभी के लिए हम थोड़ा सा रुकने वाले हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आर्टिकल के अंदर मेंशन करी गई। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल आप देख पाओगे यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आरिफ खान। ठीक है, अब ये जो आरिफ खान है ये तैयार हैं ओलंपिक्स के लिए। साल 2022 के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं बीजिंग के अंदर, विंटर ओलंपिक्स बेसिकली, तो उसके लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर बताया गया। आर्टिकल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, ये आने वाले टाइम के बारे में चर्चा की जा रही है, अभी हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लगभग 31 साल के यहाँ पर ये व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे, कश्मीर वैली से बिलोंग करते हैं और इंडिया को काफ़ी बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर फोकस ये है कि जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है साल 2022 के अंदर चाइना में, वहाँ पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करें और एक तरीके से इंडिया के लिए मेडल लेकर भी आए। इसी वजह से यहाँ पर सालों से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रही है इनकी, -25 डिग्री सेल्सियस में लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। और इनके फादर ने भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने भी बोला कि देखो ये ऑलरेडी बहुत सारी एक तरीके से अलग अलग जो कॉम्पिटिशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन इन्होंने जीते भी हैं। और लगभग इन्होंने यहाँ पर इंडिया को लगभग 127 टाइम्स से भी ज़्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है अलग अलग कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो यहाँ पर इनका ये कहना है। तो अभी तैयार हैं, तो अभी क्या है ना, ओलंपिक्स के बारे में चर्चा की गई, वो आने वाले टाइम की बात है कि आने वाले टाइम पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो वो बात अलग है। इसके बारे में एक आइडिया डेफिनेटली रख सकते हो। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल हमारा एक तरीके से वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आज संडे है, संडे में ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं देखने को मिलते। देखो, आर्टिकल में डिटेल में वही डिस्कस करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अदरवाइज, लेकिन आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ बहुत अच्छा खासा कि हाँ आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्टिकल पूरा पढ़ दिया करो, यहाँ से लेके एक एक लाइन। अगर एक एक लाइन में अगर पढ़ता रहूँगा तो फिर हो गया काम। ठीक है, तो ये वीडियो होगा 3-4 घंटे का। अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा, एक एक लाइन यहाँ पर पढ़ कर आप लोगों को बताता रहूँगा, तो फिर 3-4 घंटे का ये वीडियो पहुँच जाएगा, उससे कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। तो इससे अच्छा हम लोग जान लें आखिरकार आर्टिकल में क्या लिखा है। तो यहाँ पर मैंने मतलब इस आर्टिकल में जो अच्छी खासी बातें वो आप लोगों को पता चल गई, मतलब जो काम की बातें हैं, नाम पता चल गया, क्या यहाँ पर होने वाला है आपको पता चल गया। तो इस प्रकार से मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लोगों को बता देता हूँ, ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, मैं बिल्कुल आप लोगों को पता है, जहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ाना होगा डेफिनेटली मैं वहाँ पर लाइन टू लाइन चीज़ों को कवर करता हूँ। फिलहाल यहाँ पर अभी कुछ ऐसा नहीं था पढ़ने के लिए, इस वजह से मैंने यहाँ पर इसको ऊपर से यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल में आप देख पाओगे, ये आर्टिकल वनडे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूएस का जो मैथ प्राइज है यहाँ पर ये दिया गया निखिल श्रीवास्तव जी को। यहाँ पर आप देख पाओगे ऊपर इनका पिक्चर लगा हुआ है। अब यहाँ पर एक इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है निखिल श्रीवास्तव, और यहाँ पर आप कह सकते हो इनको सेलेक्ट किया गया इस प्राइज़ के लिए, यूएस के मैथमेटिशियन प्राइज़ के लिए। और आज के टाइम पर ये एक प्रोफेसर हैं, कहाँ पर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर बर्कले में एक प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्हीं के साथ 2 और अवॉर्डीज़ हैं, कौन कौन, एडम मार्कस और डैनियल स्पिलमैन। ठीक है, इन दोनों का नाम भी आप देख पाओगे, इन दोनों का नाम भी मेंशन करेगा है। ये दोनों व्यक्तियों को भी एक तरीके से इसी अवार्ड के लिए रखा गया है। ये दोनों व्यक्ति भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख पाओगे प्रोफेसर के तौर पर देखने को मिलेंगे, एक पॉलिटेक्निक टाइप के कॉलेज में है और दूसरे येल यूनिवर्सिटी के अंदर कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पर इस अवार्ड के लिए चूज़ किया गया है। तो इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो कि यहाँ पर एक इंडियन पर्सनैलिटी है, इस वजह से यहाँ पर ये डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। तो आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पर एक आर्टिकल मेंशन करा गया है। अभी आपको मालूम होगा रिसेंटली यूएस के थ्रू एक रिपोर्ट आई थी। यूएस ने यहाँ पर बोला कि रशिया आने वाले टाइम पर यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर सकता है। आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि रशिया अटैक कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को इन्वेड कर सकता है। हुआ क्या है कि यूक्रेन के आसपास रशिया ने लगभग 1,75,000 अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है और रशिया प्लानिंग कर रहा है कि यूक्रेन के ऊपर अटैक करे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है यूएस की साइड से। लेकिन अब रशिया क्या करता है, रशिया यहाँ पर इस रिपोर्ट को डिसमिस करता है।
रशिया ने बोला है कि भाई बिल्कुल हम लोग इस रिपोर्ट को डिसमिस करते हैं, ऐसा अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो रशिया ने क्या करा, यूएस का जो मीडिया रिपोर्ट है इसको एक तरीके से अभी डिसमिस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बार बार चर्चा हो रही थी कि हाँ कि रशिया अटैक करेगा यूक्रेन के ऊपर, देखो पॉसिबिलिटी अभी भी यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि साल 2022 की शुरुआत में या फिर अगले साल हम लोग देख सकते हैं, साल के बीच में या साल के लास्ट में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर रशिया जो है यूक्रेन को इन्वेड करे। यही सारी चीज़ें जो है यूएस का जो रिपोर्ट है इसने यहाँ पे पब्लिश किया था, तो रशिया ने इसको डिसमिस किया कि ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मॉस्को को ब्लेम किया जा रहा है, फालतू में रशिया को ब्लेम किया जा रहा है। देख पाओगे ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि रशिया जो यूएस की रिपोर्ट है उन्होंने ये बताया कि रशिया ने यूक्रेन के आसपास 1,75,000 ट्रूप्स को एक तरीके से फैला दिया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर यूएस बोलता है, लेकिन रशिया जो है इसको नकारता हुआ नजर आता है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर बोलते हैं बिल्कुल ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पर मॉस्को को डायरेक्टली ब्लेम किया जा रहा है हर चीज़ के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है रशिया यूक्रेन के बीच में, आप लोग को मालूम होगा कॉन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा हैं कि आपको मालूम 2014 के अंदर क्या हुआ था, रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला रीजन है उसको भी हथियाया था, उसको एनेक्स किया था, आपको मालूम होगा इसके बारे में। और आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा कंसर्न्स बढ़ चुके हैं रशिया यूक्रेन को लेकर। यूक्रेन को पूरा सपोर्ट मिलता है यूएस का, आप लोग को मालूम होगा। इसकी वजह से यूएस रशिया के जो रिलेशन है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब रहता है, क्योंकि यूएस यूक्रेन को सपोर्ट करता है और रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन को कोई सपोर्ट करे। उसके बाद आप लोगों को ये भी मालूम होगा, रिसेंटली हमने कवर किया था कि एक तरीके से जो यूक्रेन है बेसिकली इसको बार बार फोकस किया जा रहा है कि नेटो को ज्वाइन करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। ठीक है, और रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यहाँ पर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करे। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, खासकर यूएस या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी, ये यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करेंगे, यूक्रेन को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। तो रशिया यहाँ पर बिल्कुल अलग रहता है, कहता है भाई बिल्कुल हम लोगों को यहाँ पर कोई सपोर्ट यूक्रेन के रिगार्डिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार जारी हैं और बहुत लंबे समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और आज भी चल रहे हैं। देखते हैं आने वाले टाइम पर किस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका जा सकता है। हाँ, जब सोल्यूशन की बात आई रही है तो मैंने आप लोगों के साथ एक और सोल्यूशन को डिस्कस कर रखा है, वो है मिन्स्क एग्रीमेंट। ठीक है, आप लोगों को मालूम होगा रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था मिन्स्क एग्रीमेंट को लेकर, मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कवर किया है, नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाए हैं, चाहो तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो। तो इनके बीच का सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो है मिन्स्क एग्रीमेंट। ये जो मिन्स्क का एक जगह है बेलारूस के अंदर जहाँ पर एक अग्रीमेंट हुआ था, और इस अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस करे गए थे और उन पॉइंट्स के अंदर बताया गया था कि किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उन बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सही किया जा सकता है। तो ये अग्रीमेंट तो हुआ, लेकिन इस अग्रीमेंट को लागू नहीं कर पाए। तो बोला जाता है कि भाई एक सॉल्यूशन यही हो सकता है कि अगर इनके रिलेशंस को सुधारना है तो इस मिन्स्क एग्रीमेंट को वापस से रिवाइव किया जाए, वापस से लेकर आया जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर एक आर्टिकल ये है डैम सेफ्टी बिल को लेकर, हमने इसको कल भी कवर किया था, मैं आज को आपको इसके बारे में बता दूंगा तब भी, क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो इसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद एक आर्टिकल हमारा ये है, ये कुछ अलग से मतलब हटकर आर्टिकल आया है, तो इसको डेफिनेटली डिस्कस करने वाला है। दोनों आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बराबर वाला ओमिक्रॉन को लेकर है, तो यहाँ पर वही कोरोना वायरस वेरिएंट के बारे में चर्चा की गई है कि आज के टाइम पर फैल चुका है बहुत सारे कंट्रीज़ में, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो उसको आप लोग स्किप कर सकते हो। हाँ, स्टार्ट करते हैं इसी आर्टिकल से। तो यहाँ पे चर्चा की गई है, देखो हॉलमार्क किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया जाता है। आपने जब भी सोना खरीदा होगा तो आपने बहुत बार नाम सुना होगा हॉलमार्क का। ठीक है, तो गोल्ड की प्योरिटी को बताता है हॉलमार्क। ठीक है, अगर आप लोग जब भी सोना खरीद रहे हो तो उस पर क्या देखते हो, हॉलमार्क का निशान, हॉलमार्क है या नहीं है। हॉलमार्क नहीं होगा तो वो गोल्ड प्योर नहीं है, हमें काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। तो लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों को एक प्रोटेक्शन देता है ये हॉलमार्क। और हॉलमार्क कैसे लगाया जाता है, कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस को मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्यों यहाँ पर ये हॉलमार्क ज़रूरी है, किस प्रकार से होता है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता चलेगी। सबसे पहली चीज़, आर्टिकल जीएस पेपर टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हॉलमार्क की जब बात होती है तो यहाँ पर एक बॉडी का नाम आता है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग BIS बोलते हैं। ठीक है, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर सबसे ज़्यादा दो प्रोमिनेंट आपको ये मेटल्स देखने को मिलेंगे। तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर हॉलमार्किंग जो स्कीम लेकर आई है, वो यहाँ पर जो पूरी स्कीम को ऑपरेट करने वाला बॉडी है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, BIS है। तो आपको ध्यान रखना है, BIS का मेन काम यही है हॉलमार्क को प्रोवाइड करवाना, हॉलमार्क स्कीम को भारत के अंदर लागू करना।
और ये जो हॉलमार्किंग है बेसिकली इससे क्या होता है, इससे कुछ प्रीशियस मेटल्स हैं उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है, वैल्यू नहीं एग्जैक्टली आप कह सकते हो उसकी प्योरिटी के बारे में पता चलता है कि वो एक तरीके से मेटल प्योर है या नहीं है। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस पर हॉलमार्क का निशान होगा तो मतलब उसकी टेस्टिंग काफ़ी अच्छे से हो चुकी है, तो वो गोल्ड प्योर है या नहीं है वो हम लोग को पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये आपको गारंटी ऑफ प्योरिटी देता है, गारंटी ऑफ प्योरिटी और फाइनेंस देता है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि बिल्कुल इस पर हॉलमार्क का निशान है। इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट किया गया था 2000 में। ठीक है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, दो बहुत प्रीशियस मेटल्स हैं जैसे मैंने आप लोगों को बताया, गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, इन्हीं को दोनों को हॉलमार्किंग स्कीम के अंडर लाया गया। अब जो BIS सर्टिफाइड ज्वेलर्स होते हैं, जो बहुत सारे सुनार होते हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, इस वाली बॉडी से सर्टिफिकेट लेना होता है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इस बॉडी से सर्टिफिकेट लेना होता है, तो BIS सर्टिफाइड जो ज्वेलर्स होते हैं उनको यहाँ पर आप कह सकते हो ये ज्वेलरी हॉलमार्क मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो भी हॉलमार्क ज्वेलरी वगैरह होती है इन ज्वेलर्स के पास, इन सोनार के पास, वो सारी हॉलमार्क्ड होती है, उसके ऊपर हॉलमार्क लगा हुआ होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो BIS बॉडी का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद क्या है, देखो पहले ना ये ऑप्शनल हुआ करता था यार, ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था कि मतलब मर्जी है, जो हॉलमार्क लगा रहा है लगा रहा है, नहीं लगा रहा नहीं लगा रहा। लेकिन उसके बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया, कुछ टाइम बाद इसको मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया, बिल्कुल हॉलमार्क का निशान होना चाहिए, हॉलमार्क के निशान से ही पता चलेगा गोल्ड प्योर है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आज के टाइम पर ज़रूरत क्या है हॉलमार्किंग की, तो आपको यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया के अंदर हॉलमार्किंग की ज़रूरत क्या है। सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है, इंडिया आज के टाइम पर सबसे बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का। ठीक है, जो सबसे बड़ा गोल्ड, सबसे ज़्यादा मात्रा में जो सोना है वो खरीदा जाता है, कंज्यूम करा जाता है, वो भारत के अंदर ही किया जाता है। तो भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, आपको ध्यान रखना है। इसी वजह से जो यहाँ पर इसकी हॉलमार्किंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हॉलमार्किंग काफ़ी कम है हमारी कंट्री के अंदर, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ये यहाँ पर मेन मकसद रखा गया है। दूसरा क्या है, जो मैंडेटरी हॉलमार्किंग है, इससे क्या होगा, इससे जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो एक तरीके से प्रोटेक्ट होगा, लोगों के अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा, लोगों के अंदर सिक्योरिटी आएगी, लोग यहाँ पर अपने आप को चीटेड फील नहीं कर पाएंगे। होगा क्या, कभी कभी यहाँ पर बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको चीट कर लिया जाता है, जब भी वो लोग गोल्ड ऑर्नामेंट्स को परचेज करते हैं या सोने को परचेज करते हैं तो उनके साथ चीटिंग सी हो जाती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रोकने के लिए आप कह सकते हो ये हॉलमार्किंग स्कीम को लाया गया, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके प्रति ये चीटिंग वगैरह ना हो। उसके बाद तीसरा एक सबसे बड़ा ये भी फायदा था कि यहाँ पर इससे पता चलेगा हम लोगों को जो ये गोल्ड है बेसिकली वो प्योर है या नहीं है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग टेस्टिंग हो चुकी होगी, तो हमें इसकी प्योरिटी के बारे में भी पता चलेगा। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और यहाँ पर एक क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा जिस पे यहाँ पर हॉलमार्क वगैरह लगा होगा। प्लस क्या होगा, यहाँ पर जो करप्शंस वगैरह होते हैं सिस्टम के अंदर, वो करप्शंस वगैरह भी कम होंगे खासकर, और आप लोग को डायरेक्टली एक हॉलमार्किंग वाला यहाँ पर एक तरीके से प्रोडक्ट मिलेगा, तो आप लोग भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाओगे इन चीज़ों से। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आई होप आप समझ गए होंगे हॉलमार्किंग के बारे में। ठीक है, तो जो गोल्ड ज्वेलरी है मैंने आप लोगों को बताया इस प्रकार की हॉलमार्किंग होती है, ये नेसेसरी क्यों है मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। अब क्या है, यही सारी चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल मेंशन करी गई, मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में बता दी हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर ये हॉलमार्क दिखता कैसा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग दिखाते हैं आप लोगों को ये। ठीक है, मान लो यहाँ पर ये गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड का एक तरीके से बैंगल है, तो इसके अंदर आप देख पाओगे क्या है, हॉलमार्क के अंदर आपको बहुत सारे इस प्रकार के जो साइंस है वो नज़र आएंगे। एक होता है BIS का लोगो, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का है, जो कि इस पूरे हॉलमार्किंग स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसका लोगो आपको ये देखने को मिलेगा, इस प्रकार से उसका लोगो होता है। ठीक है, तो इसको जब भी आप गोल्ड को परचेज करने जाओ, सोना खरीदने जाओ, तो क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं यहाँ पर, इसके बारे में ध्यान रखना। एक BIS का लोगो देखना होता है, दूसरा गोल्ड की प्योरिटी देखने की होती है, यहाँ पर नंबर्स अलग अलग होंगे। ठीक है, 916 और भी अलग अलग नंबर्स होंगे। अब आपका कहना होगा इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि जो 916 जिस पे नंबर होगा वो 22 कैरेट गोल्ड, सॉरी 22 कैरेट गोल्ड है, जिस पे 999 नंबर होगा वो 24 कैरेट गोल्ड है। ठीक है, हाईएस्ट प्योरिटी गोल्ड यहाँ पर एक तरीके से 999 वाला नंबर जो आप देख पाओगे वो 24 कैरेट गोल्ड देखने को मिलेगा, जहाँ पर 99% तक आपको हायर ये देखने को मिलता है गोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसका आप देख पाओगे 875 होगा तो उसमें आप कह सकते हो 21 कैरेट गोल्ड है। तो इसी प्रकार से होता है ये हॉलमार्क के अंदर, आपको ये अलग अलग निशान देखने को मिलता है, अलग अलग ये नंबरिंग देखने को मिलती है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। डायरेक्टली ज़्यादातर 916 और 999 के बारे में यहाँ पर आपको ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये नंबर के बारे में आपको समझ में आया, नंबर यहाँ पर बताएगा गोल्ड की प्योरिटी के बारे में। उसके बाद ऐसे सेंटर होगा, ऐसे सेंटर जहाँ से आप लोगों को यहाँ पर हॉलमार्किंग मिली है, जहाँ से आपका मतलब आपके लोकेलिटी के अंदर ऐसे सेंटर होते हैं आपके एरिया के आसपास। ठीक है, जहाँ पर आप कह सकते हो इसकी टेस्टिंग
मिसिंग वगैरह हुई हुई है। उसके बाद क्या होगा, जो दुकानदार वाला है ज्वेलरी का, जो ज्वेलर है उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी भी होगी कि क्या कहाँ से आप लोगों ने इसको गोल्ड को लिया है। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ हॉलमार्किंग होगा, कौन से साल में यहाँ पर इस प्रोडक्ट के ऊपर हॉलमार्किंग की गई है तो उसका साल भी यहाँ पर मैंशन होगा। तो इस प्रकार से 5 चीज़ें होती हैं हॉलमार्किंग के अंदर, आपको ध्यान रखना है। जब भी आप लोग गोल्ड परचेज करने जाना तो इन 5 चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना कि हाँ ये 5 चीज़ें हैं या नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे हॉलमार्किंग किस प्रकार से देखने को मिलती है। तो ये 5 चीज़ें आपको ये देखने को मिलेगा, आपको BIS का लोगो देखना होगा, नंबरिंग देखनी होगी, SA का लोगो देखना होगा, जो आसपास का लोकेलिटी होगा जिसने आपके प्रोडक्ट को टेस्टिंग की गई होगी, उसका यहाँ पर एक तरीके से जो ईयर ऑफ हॉलमार्किंग है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और जो ज्वेलर है उसका आइडेंटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर गोल्ड की प्योरिटी को देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डैम सेफ्टी बिल के बारे में। कल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था, पार्लियामेंट में काफ़ी हद तक चर्चा चल रही है इस बिल के बारे में। तो बिल क्या है देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो ये डैम सेफ्टी बिल 2021 है इसको पास किया गया है। इससे क्या होगा, डैम को सेफ एक तरीके से जो सेफ्टी है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। डैम क्या होता है आप लोगों को पता है, बांध होता है। हमारे कंट्रीज़ में ना बहुत सारे स्टेट्स के बीच में डैम को लेकर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, बहुत सारे विवाद चलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट का ले सकते हो। अब क्या है, इन डैम डिस्प्यूट को कम करने के लिए इसी डैम सेफ्टी बिल को लाया गया है। मैंने आप लोगों को कल भी इसके बारे में बताया था। इस बिल के अंदर क्या क्या बताया गया, इस बिल के अंदर सबसे पहली चीज़ बताई गई कि यहाँ पर क्या होगा, डैम की सेफ्टी को प्रोवाइड करवाने के लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी को बनाया जाएगा। नाउ ये जो डैम सेफ्टी के ऊपर कमेटी होगी इसको बनाया जाएगा, और यहाँ पर इसको एक तरीके से चेयर करने वाले व्यक्ति कौन होंगे, इसको चेयर करने वाला जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरपर्सन होंगे। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया, इस कमेटी के फंक्शंस के बारे में। देखो इस कमेटी का मेन काम क्या है, डैम के फेलियर को ये रोकेगा, जो भी डैम की सेफ्टी है उसको प्रोवाइड करवाएगा। मतलब देखो हर तरीके से इस बिल का मेन मकसद ये है, डैम को सिक्योर बनाएं, सेफ बनाएं, ठीक है, डैम की सेफ्टी अच्छे से परखें, उसका जो डैम फेलियर होने से यहाँ पर हम लोग बचाएं। तो मेन मकसद यहाँ पर इस पूरे बिल का यही रहने वाला है। उसी प्रकार से अलग अलग बॉडीज़ बनाई गई हैं, आपने इस कमेटी के बारे में समझा। दूसरा यहाँ पर नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको भी हम लोग एक तरीके से सेटअप करेंगे, और इसमें भी यहाँ पर एक व्यक्ति होगा जो कि इस पूरे बॉडी को हेड करेगा। और वो व्यक्ति कौन होगा, वो एक तरीके से किसी भी एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक का यहाँ पर व्यक्ति देखने को मिलेगा। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जो कि यहाँ पर इस बॉडी को सेटअप एक तरीके से आप कह सकते हो हेड करेगा। देन उसके बाद नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का भी मेन मकसद क्या होगा, इसका मेन मकसद होगा डैम को सेफ्टी प्रोवाइड करवाना, डैम को हम लोग सेफ रख सकें, सिक्योर रख सकें। मेन मकसद यही है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। अब क्या है ना, यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है, वो होगा स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो यहाँ पर राज्य सरकार की जो यहाँ पर डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा ये भी बनाया जाएगा। और ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा कि जो डैम होते हैं बेसिकली उनको अच्छे से इंस्पेक्ट करना, उनकी अच्छे से देखभाली करना, उनके ऊपर निगरानी रखना, सर्विलांस करना, सारा डेटाबेस तैयार करना, सारे जो डैम है कितने कितने डैम है, कैसे कैसे डैम है, उनका डेटाबेस तैयार करना, ठीक है। उनको मेंटेनेंस के ऊपर ध्यान देना कि उनको किस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है, और रिकमेंड करना कि किस प्रकार से हम लोग सेफ्टी लेकर चल सकते हैं इन डैम्स के रिगार्डिंग। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो भी डैम ओनर होंगे, मतलब जो भी राज्य के अंदर यहाँ पर डैम वगैरह देखने को मिलेगा, जो भी राज्य यहाँ पर डैम का ओनर होगा उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी हो जाएंगी। वो जिम्मेदारी क्या होंगी कि उसको डैम का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी अच्छे से देखभाली रखनी पड़ेगी। कैसे, यहाँ पर मान लो कोई मानसून सेशन आया तो मानसून सेशन के पहले और मानसून सेशन के बाद में डैम को अच्छे से परखना होगा कि डैम के अंदर कोई खराबी तो नहीं आई है, क्योंकि हमारे यहाँ पर डैम बहुत पुराने पुराने हैं। तो इसी वजह से हम लोग को देखना होगा कि डैम यहाँ पर क्रैक वगैरह तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डैम यहाँ पर क्रैक वगैरह होते हैं, डैम अगर वीकन होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। तो क्या होगा, उसके बाद हम लोगों ने देखा ये होगा। अब यहाँ पर अर्थक्वेक, मान लो यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आता है तो उसके बाद यहाँ पर वापस से डैम को चेक किया जाएगा कि भाई डैम के अंदर कोई क्रैक वगैरह तो नहीं आया है, या फिर कोई फ्लड वाली सिचुएशन आ गई, या और कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया है, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर डैम को बार बार देखेंगे और डैम को वापस से चेक किया जाएगा कि भाई डैम के अंदर कोई खराबी तो नहीं आई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आज के टाइम पर ना डैम सेफ्टी को लेकर भारत बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करता है। अब आप कहोगे प्रॉब्लम्स, बिल्कुल यहाँ पर आप देख पाओगे जो पॉइंट है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर बताया गया इंडिया के अंदर जो ज़्यादातर डैम है बेसिकली वो बहुत पुराने हैं, और इंडिया दुनिया में तीसरे नंबर पर एक ऐसी कंट्री है जो कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा डैम आपको देखने को मिलेंगे। तो इंडिया 3rd नंबर पर आता है डैम ओनिंग के अंदर। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है।
लगभग यहाँ पर टोटल 5745 रिजर्वोयर्स हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इतने डैम्स इस कितने के आसपास आपको वाटर रिजर्वोयर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसमें से 293 पता है कितने पुराने हैं? 293 लगभग 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। मतलब आप कह सकते हो इतने में से लगभग अप्रॉक्स 300 के आसपास जो डैम है वो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। 100 साल से ज़्यादा पुराना होना, इनके अंदर काफ़ी हद तक मेंटेनेंस की ज़रूरत रहेगी, इनको बार बार इंस्पेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर इन डैम को लेकर एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाने के बारे में चर्चा हमेशा की जा रही है। इसी को लेकर यहाँ पर यह बिल पास किया गया है, डैम सेफ्टी बिल। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यहाँ पर चर्चा की गई है कि हमने देखा कि हमारे जो जितने भी लगभग 6000 के जो आसपास डैम है इसके अंदर से 300 डैम 100 साल पुराने हैं और जो 25% डैम है इसमें से वो 50 से 100 ईयर तक पुराने, मतलब 50 से 100 साल पुराने हैं। तो आप समझ सकते हो मतलब ज़्यादातर जो डैम है वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद जो 40 डैम्स हैं वो लगभग कोलैप्स हो चुके थे। मतलब आप कह सकते हो कि इंडिया की आज़ादी के बाद लगभग 40 डैम कोलैप्स हो चुके हैं, यहाँ पर टूट चुके हैं और ये भी यहाँ पर हमने देखा है। तो इस प्रकार से हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा डैम्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और पता है 80% जो डैम है, मतलब 80% जो डैम है भारत के अंदर वो 25 साल पुराने हैं। तो मतलब हर एक डैम आप देख पाओगे बहुत पुराने पुराने हैं। कोई मतलब बहुत मुश्किल से ही हमारे पास नया डैम देखने को मिलेगा, अदरवाइज सारे बहुत पुराने हैं। इस वजह से ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग को एक डैम सेफ्टी की ज़रूरत है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये जो डैम की उम्र ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिलेगी, बूढ़े बूढ़े डैम देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग यहाँ पर एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें। नाउ फिर आगे बढ़ते हैं, अगले आर्टिकल पर आते हैं, पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो यहाँ पर सबसे पहली बार चर्चा की गई है, देखो कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या हुआ, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये इंडिया की ग्रोथ को कट डाउन कर सकता है। बिल्कुल, अभी हमने देखा जो हमारी इकॉनमिक ग्रोथ है वो लगातार ग्रो होती हुई नज़र आ रही थी। हमने देखा हमारा जीडीपी वगैरह ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से काफ़ी सारे बिजनेस सेक्टर हिट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ कम होती हुई नजर आएगी। उसके बाद यहाँ पर कुछ परसेंटेजेस वगैरह बताई गई हैं कि यार कितने परसेंट से ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन करी गई हैं, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर अक्टूबर पहली बात आईएमएफ ने बताया था कि भारत की ग्रोथ देखने को मिलेगी, आगे बढ़ेगी ग्रोथ। लेकिन अब क्या है, ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते देखते यहाँ पर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इंडिया का जो ग्रोथ है बेसिकली वो यहाँ पर कट डाउन किया जाए। इंडिया का जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, वो यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए इस ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट की वजह से। उसके बाद जो अगला आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है इनका स्टेटमेंट है कि आज के टाइम पर अनहेल्दी जो स्पेकुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर। जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बिटकॉइन वगैरह है, अब इनके अंदर जो अनहेल्दी स्पेकुलेशन है, जो सट्टेबाजी है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है। और इन्होंने बोला कि इन्हीं सब चीज़ों को देखते देखते सरकार लाने वाली है क्रिप्टो बिल को। अब क्रिप्टो बिल को यहाँ पर इसी पार्लियामेंट सेशन के अंदर लाया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जिसका नाम होने वाला है क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। ठीक है, तो ये इसका नाम होने वाला है, जहाँ पर क्या होगा, डिजिटल करेंसी को मतलब क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के बारे में चर्चा की जाएगी। यहाँ पर बैन बहुत मुश्किल है, प्राइवेट करेंसीज को खासकर बैन किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के बारे में सरकार यहाँ पर चर्चा करने वाली है। तो क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। बहुत सारी प्रकार की आपको यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज आज के टाइम पर देखने को मिलती हैं, जैसे कार्डानो, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, इस प्रकार की क्रिप्टो करेंसीज हैं। क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पर बनाई जाती हैं, इनकी माइनिंग वगैरह की जाती है। मैं आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी बता चुका हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह सॉल्व करने होते हैं कंप्यूटर्स में, उन प्रोग्रामिंग्स को सॉल्व वगैरह करने के बाद यहाँ पर कुछ करेंसीज यहाँ पर एक तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को बना सकते हैं। तो इन क्रिप्टो करेंसीज का क्या रोल है, आई होप आप समझ गए होंगे। आज के टाइम पर इसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं। देखो क्रिप्टो करेंसीज के अपने आप में फ़ायदा बहुत सारा फ़ायदा है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, मतलब बहुत फास्ट है। इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है। जैसे भारत के अंदर बहुत सारे बैंक्स होते हैं, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक रेगुलेशन होता है, उसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं होता। कौन इसको चला रहा है, यहाँ पर हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, इसके ऊपर कोई बॉडी नहीं है, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ होता है। फटाक से आपने यहाँ से ट्रांजैक्शन किया, दूसरी जगह पर तुरंत सेकंडों के अंदर यहाँ पर ट्रांजैक्शन पहुँच जाता है। दूसरी चीज़ हम लोग ये देख पाते हैं आज के टाइम पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा की जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर लोग क्या पसंद करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को अपने पास होल्ड करना पसंद करते हैं, और जो खर्चना बहुत कम ही लोग पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं।
तो क्रिप्टो करेंसीज के कुछ बेनिफिट्स हुए। इसके बाद इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला आपको लॉस ये देखने को मिलेगा कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या हो सकता है, यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो कि काउंटर प्रोडक्टिव यूटिलिटी देखने को मिल सकती है। मतलब कि जो आतंकवाद वगैरह है इसको यहाँ पर बढ़ावा मिल सकता है, इनको फंडिंग वगैरह मिलाई जा सकती है, इनको फंडिंग दी जा सकती है क्रिप्टो करेंसी की मदद से। दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोग क्या देख पाएंगे, दूसरी चीज़ हम लोग ये देख पाएंगे कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से एक और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग, यानी जो ब्लैक मनी है उसको वाइट मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये कुछ इस प्रकार की चीज़ें जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई चली जाती हैं। और आज के टाइम पर बहुत सारा एक तरीके से एडवर्टीजमेंट हो रहा है। एडवर्टीजमेंट ये हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर निवेश करो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ये चीज़ें। और जो हमारा बहुत सारा यूथ है वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है क्रिप्टो करेंसी के अंदर कि यहाँ पर डबल हो जाएगा पैसा। तो यहाँ पर ये एक तरीके से अनहेल्दी स्पेकुलेशन काफ़ी बढ़ चुका है, सट्टेबाजी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर ये नुकसान भी देखने को मिलते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज़ के। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम में लगातार चर्चा में देखने को मिली है। सबसे पहले आप देख पाओगे इंडिया में क्यों चर्चा में थी, इंडिया ने यहाँ पर बात की थी हम लोग क्रिप्टो करेंसी को बैन कर देंगे। आरबीआई ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, कोई क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा यहाँ पर एक न्यूज़ ये निकल के आती है जो चाइना है, चाइना क्रिप्टो करेंसीज़ को एक तरीके से पूरी तरह से बैन कर देगा और चाइना अपनी खुद की डिजिटल करेंसी बनाएगा। इस वजह से चर्चा में आया। फिर उसके बाद रिसेंटली आपको मालूम होगा एक कंट्री है एल सल्वाडोर जिसने यहाँ पर अपनी तरफ से स्टेप उठाया है और क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल टेंडर, खासकर बिटकॉइन को एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा एल सल्वाडोर के अंदर। तो एल सल्वाडोर के अंदर जो सारी ट्रांजेक्शन है, पेमेंट्स वगैरह आप क्रिप्टो करेंसीज में कर सकते हो, उन्होंने यहाँ पर अपनी ऑफिशियल करेंसी को आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसी के तौर पर देखने को बोला है, मतलब एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर लिया है। तो आप कह सकते हो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा क्यों रही, मैंने आप लोगों को बताया, बड़े बड़े इंसिडेंट्स नजर आए, इसी वजह से लगातार यहां पर क्रिप्टो करेंसी भी चर्चा में है। तो अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, क्रिप्टो करेंसीज को भारत के अंदर रेगुलेट किया जाएगा इस बिल के थ्रू। जैसे यह बिल यहाँ पर पास होता है लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि हाँ भाई यहाँ पर ये काम किया गया इस बिल के अंदर। अभी के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रख सकते हो। नाउ गाइस, यहाँ पर इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।